नमस्कार दोस्तों। हम मुगल काल पूरा कर चुके थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुगल काल के 1707 के बाद का जो भारत था उस पे हम बात करेंगे और 18वीं शताब्दी का जो आरंभ था, है ना, उस पे हम बात करेंगे। या यूं कहिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद का भारत कैसा रहा या मुगल वंश के पतन के बाद का भारत कैसा रहा, तो हम उसको उत्तर मुगल काल भी कह सकते हैं। तो उत्तर मुगल काल हम लिखेंगे और उत्तर मुगल काल के अंदर कई सारी चीज़ें हमें समझने को मिलेगी। उन सारे बिंदुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ उत्तर मुगल काल। ठीक है, उत्तर मुगल काल माना जाता है 1707 से लेकर और 1857 के बीच का जो भारत था उसे हम कहते हैं लेटर मुगल पीरियड। ठीक है, अब जो लेटर मुगल पीरियड था इसके अंदर अगर अपन बात करें तो 18वीं शताब्दी का ये आरंभ था और इसे बिल्कुल अंधकार युग कहा जाता था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक तो निरंतर मुगल साम्राज्य का पतन होता जा रहा था और यूं कहिए कि इतने कमज़ोर उत्तराधिकारी हुए कि एक के बाद एक उत्तराधिकारी जो है वो आपके बदलते जा रहे थे। अब आप ऐसे समझिए कि 1526 से लेकर 1707 के बीच में लगभग 200 वर्ष, सवा 200 वर्ष बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 6 राजा बने। और 1707 से लेकर 1857 के बीच में आप देखोगे तो 11 से 12 राजा बन गए। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अवधि नहीं थी, 150 साल की अवधि थी। और ये भी ऐसे शासक थे जो बहुत कमज़ोर शासक रहे और इस समय भारत में मुगल साम्राज्य जो है वो एक लाल किले तक सीमित रह गया था, इससे अधिक वो कुछ नहीं था। तो देखो हुआ क्या, उत्तर मुगल काल में पहली घटना जो हुई वो हुआ आपके मुगल काल का पतन। पतन व साम्राज्य का विघटन हो गया, पूरा साम्राज्य कट गया था। हैदराबाद अलग हो गया, अवध अलग हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, राजपूताना स्वतंत्र हो गया, दिल्ली किसी और के अधीन चला गया, दक्कन के सूबे सारे स्वतंत्र हो गए, मराठे आज़ाद हो गए, अवध आज़ाद हो गया। इस तरह से सारे के सारे क्षेत्र है वो आपके आज़ाद हो गए थे। साम्राज्य का क्या हो गया था, विघटन हो गया था और मुगल वंश का क्या हो गया था, पतन हो गया था। और क्या हुआ उत्तर मुगल काल में, दूसरा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय शक्तियों, रीजनल पावर का उदय हुआ। अब आप इसको यूं समझिए कि ये जो विघटन की बात है, इसी विघटन में ये क्षेत्रीय शक्तियों का उदय माना जाता है। ठीक है, इसमें आपके सेंट्रल पावर कमज़ोर हो गई थी, केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई। और जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है तो सीधी सी बात है, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ होती है वो मजबूत हो जाती है और वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देती है। यही हुआ था इस समय। जैसे जैसे मुगल काल आपके कमज़ोर होता गया, पतन होता गया, वैसे वैसे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता गया। और इस समय हम देखते हैं हैदराबाद, अवध, है ना, भरतपुर, मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, ये आपके आधुनिक भारत के अंदर पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, डाले हुए भी है। और तीसरा जो चीज़ें हुई वो भी ब्रिटिश यूरोपियन कंपनियों का आगमन तो आपके 1600 से शुरू हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना। ठीक है, ये तीसरी घटना थी जो आपके उत्तर मुगल काल में घटित हुई। 1707 से 1857 के बीच में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो मुगल काल खत्म हो गया और 1857 में अंतिम शासक के रूप में बहादुर शाह जफर हुए। मुगल साम्राज्य पूरा विघटित हो चुका था, जो एक समय कंधार से लेकर असम तक, कश्मीर से लेकर और नीचे आपके यूँ कहिए कि कर्नाटक से भी नीचे केरल तक जो है वो विस्तृत था। वो साम्राज्य आज विघटित हो चुका था। अब हर क्षेत्र में नए नए राजा आ चुके थे। क्षेत्रीय शक्तियाँ
आपके स्वतंत्र हो चुकी थी। हैदराबाद से लेके, अवध से लेके, बंगाल से लेके, दक्षिण से लेके, मालवा से लेके, गुजरात से लेके, उधर काबुल, कंधार, सब स्वतंत्र हो गए थे। कोई भी मुगलों के नियंत्रण में नहीं रहा। आलम से पालम तक दिल्ली बची थी। आलम मतलब आलम शाह का क्षेत्र, मतलब जो किला था, लाल किला, वो, और पालम दिल्ली के पास में गांव था। इतना रहा था, बाकी सारा विघटित हो चुका था। ठीक है, ये विघटन हुआ और इसी विघटन में छुपा हुआ था क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ठीक है, जैसे जैसे ये टूटता गया वैसे वैसे क्षेत्रीय शक्तियां उदय होती गई। और फिर यूरोपियन कंपनियां जो कि 1600 में आना शुरू हो चुकी थी, उसने 18वीं शताब्दी में ठीक ठाक एक प्रकार से भारत में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद प्लासी और बक्सर के युद्ध में मूर्त रूप ले लेता है। ये उनकी पराकाष्ठा थी। उसके बाद इन्होंने शासन करना शुरू किया और 1857 की क्रांति वगैरह, फिर आगे सारी चीज़ें होती रहेगी। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल में ये 3 घटना हुई थी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो आरंभ था वो एक अंधकार युग था। का आरंभ क्या था? एक अंधकार युग था। इस कारण है वो इस समय ये सारी चीजें चल रही थी। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, विघटन हो गया था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो चुका था और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, ये 3 घटनाएं हमें समझनी है। अब 1707 से लेकर 1857 तक जब ये सब चल रहा था, उस समय उत्तर मुगल काल के शासक भी बन रहे थे। ऐसा नहीं है कि शासक नहीं बने। कभी बहादुर शाह प्रथम बना, कभी जहांगीर शाह बना, कभी रफ़ीउद्दौला फर्रुख शेर बना, कभी रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दराज बने, कभी मोहम्मद शाह रंगीला बना, कभी इसके बाद में आपके आलमगीर, कोई अहमद शाह, कोई शाह आलम, कोई अकबर, बहादुर शाह जफर, इस टाइप से कई सारे शासक, 11 शासक हैं वो बने थे इस समय। तो इस समय शासक भी बनते आए और ये घटनाएं साथ साथ में चलती रही। अगर शासक मजबूत होते तो ये एक भी घटना नहीं होती। क्यों? जैसे मान लो कोई मजबूत शासक होता तो न मुगलों का पतन होता, न साम्राज्य का विघटन होता। अगर साम्राज्य का विघटन नहीं होता तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय नहीं होता। अगर इनका उदय नहीं होता तो इसमें एकता बनी रहती। इनमें एकता बनी रहती तो ब्रिटिश है वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाते। ब्रिटिश जो है वो आपके भारत के अंदर अपनी शासन सत्ता स्थापित नहीं कर पाते। इसलिए इधर शासक चलते रहे, कमजोर शासक, और साथ साथ में ये घटना है वो घटित होती रही थी। तो इस बात को हमें है वो ध्यान रखना है। अब मैं आपको अगली बात करता हूँ। आधुनिक भारत के अंदर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना, ये हमने पढ़ लिया है और 5-7 वीडियोज है, आप देख लेना। आधुनिक भारत में ठीक तरीके से अपने अपने फोल्डर में अपलोड है। ठीक है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी मैंने पढ़ा दिया है और वो भी अपने अपने फोल्डर में अपलोड है, जिसमें हैदराबाद, अवध वगैरह, रुहेल, पठान सारे कंप्लीट अपलोड है। ठीक है, अब बचता है ये मुगल काल का पतन और विघटन, ये भी पढ़ा दिया गया है और पहले ही फोल्डर में मुगल काल के पतन की 1 या 2 क्लासेस डाली हुई है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक मैंने पढ़ा दिए ऑलरेडी पहले ही। तो अब बात ये आती है, ये टॉपिक तो पढ़ा दिए, लेकिन अब जो एक शेष बिंदु बचता है वो ये कि इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरी काल अवधि में, 150 साल की काल अवधि में मुगल शासक कौन कौन से हुए। उत्तर मुगल कालीन शासकों के नाम के साथ में थोड़े थोड़े उनके कार्य लिख लेते हैं और साथ में ये चीज़ें हैं वो चलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 3 घटनाओं को हमें वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारत में ये अपलोड है और आपने पढ़ लिए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आधुनिक भारत भाग में अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपको कॉपी पे नहीं लिखना है ना, ये तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पढ़ लिया उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड हमारे पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं चाहता था कि लेटर मुगल पीरियड में कौन कौन से शासक हुए मुगलों के, वो भी आपको बता देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा आपका नॉलेज भी बना रहे और कोई परीक्षा में छोटा मोटा सवाल आएगा तो भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें अब यहाँ पे जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो ये कि 18वीं शताब्दी का अंधकार युग था और इस 150 वर्षों में
उत्तर मुगल काल के अंदर कई शासक बने थे और इन शासकों के जो आपके यूं कहिए कि प्रभावित करने वाले जो कारक थे, शासकों के अंदर दरबारों में गुटबंदी हो चुकी थी और 1712 तक तो ठीक था। बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवन जैसे कई लोग ये कहते हैं कि ये अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ ठीक लिखा जा सकता है। 1712 के बाद स्थिति ये थी कि मुगल शासक जो है वो आपके दरबारी गुटबंदियों के इतने प्रभाव में थे कि कौन शासक बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तय करने वाले लोग ही दूसरे थे। पूरा दरबार कुलीन तंत्रों के 3 गुटों में बंट गया था। ईरानी गुट अलग हो चुका था, तुरानी गुट अलग था और हिंदुस्तानी गुट अलग था। कभी कभार एक गुट हावी होता था, कभी दूसरा गुट हावी होता था, कभी तीसरा गुट हावी होता था। पूरे 150 साल तक तो नहीं रहा, लेकिन हाँ मैं बताऊं आपको, शाह आलम तक रहा। अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय अर्थात जफर, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे दरबारी गुटबंदी के शिकार रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक पढ़े हुए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम जो बिंदु पढ़े, आप है ना ये लिख लेना, ये बिंदु जरूर लिखना कि उत्तर मुगल काल में ये 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, और अब आगे पढ़े हुए हैं तो वैसे इसमें समस्या वाली बात है नहीं, और इसको कई बार हम अगर उसमें लिख दें ना मुगल काल के पीछे लिख देते हैं तो भी चल जाता है। ठीक है, अभी आपके ये भी होगा कई बच्चों ने ये पाठ पहले पढ़ लिए तो फिर इसको कहाँ लिखें, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने मुगल जब पूरा किया ना तो उसके पीछे ये 3 पेज ही है, मैं बताऊँ आपको टोटल 10 या 15 पेजेस का कंटेंट है जो मैं अभी लिखवाऊँ आपको उत्तर मुगल कालीन शासकों का। ठीक है, मैंने इसको रेडी किया है तो वो लगभग 15 पेज में रेडी हुआ है, नहीं 12 पेज में हुआ है, तो 12 पेज का कंटेंट है, तो आप ये मान के चलिए 15 पेज। तो आप जैसे मुगल काल पूरा हो गया है आपका, तो उसके पीछे 7 या 8 पन्ने, मतलब एक पन्ने में 2 पेज होते हैं तो 10 पन्ने है वो रख दो आप, तो 15 पेजेस में आप पूरा कर दो और फिर आपको वो आगे बढ़ना, ये आपने पहले कर लिया होगा। ठीक है, व्यवस्थित कर लेना, कहीं से भी एडजस्ट कर लो आप। ठीक है, अब देखिए, अब मैं हेडिंग देता हूँ सबसे पहले उत्तर मुगल कालीन शासक। बादशाह तो अब क्या ही रहे खैर, लेकिन हमें लिखना हेडिंग ऐसी देनी पड़ेगी। ठीक है, बट थोड़ी सी पृष्ठभूमि पहले बनाना चाहेंगे हम, और ताकि एक प्रकार से आपकी समझ है वो विकसित रहे। ठीक है, तो एक तो हम इसके कोष्टक में लिख लेते हैं, ये शासक 1707 से लेकर और 1857 तक रहे। ठीक है, मतलब 150 वर्षों तक। ठीक, तो उत्तर मुगल कालीन मुगल बादशाह, तो हम इसमें सबसे पहले ये बिंदु ऐड करने वाले हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 के अंदर, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई भी मुगल शासक शक्तिशाली नहीं था, बड़े कमज़ोर मुगल शासक थे। और जब केंद्रीय शासक कमज़ोर होता है तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, सीधी सी बात है। केंद्र कमज़ोर होता है तो स्टेट है वो पावरफुल हो जाते हैं, वो अपनी आज़ादी घोषित कर देते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो शासक हुए वो इतने कमज़ोर थे कि मुगल साम्राज्य वो साम्राज्य नहीं रहा जो 1707 से पहले था। इस कारण हम इसको मुगल काल के बाद का भारत कहते हैं। शासक भले मुगल थे लेकिन शासकीय शक्तियां उनके पास में नहीं थी, वो शक्तियां यूज कोई और ही कर रहा था। कभी वो सैयद बंधु कर रहे थे, कभी वो जुल्फिकार कर रहा था, कभी वो आपके इमाद उल मुल्क कर रहा था, कभी गाजिउद्दीन कर रहे थे, मतलब कभी फिर मराठे कर रहे थे, कभी अंग्रेजों ने करना शुरू किया। वो शक्तियों का उपयोग 1707 से पहले जैसे मुगल बादशाह कर रहे थे वैसे कर नहीं रहे थे। इसलिए इसको मुगल काल में मुगल शासक होते हुए भी हम उसको मुगल शासक नहीं कहते, बल्कि उत्तर मुगल काल के शासक कहते हैं, जिनके पास में साम्राज्य नहीं थे, शक्तियां नहीं थी, बस नाम मात्र के शासक बचे थे। कुछ शासक जरूर ठीक थे, अधिकांश की हालत बड़ी खराब थी।
तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में लगातार कमजोर मुगल उत्तराधिकारी आए, जिसका परिणाम ये निकला कि केंद्रीय शक्ति कमजोर होती गई और आपके पूरे मुगल साम्राज्य का विघटन होता गया और उनके स्थान पे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता गया और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन था नहीं एक दूसरे के बीच में, जिसका फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना हुई, उपनिवेशवाद स्थापित हुआ और ऐसे धीरे 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 भारत के अंदर सारी स्थितियां बदलती गई और हम उसको आधुनिक भारत की संज्ञा देना शुरू करते हैं, नाम देना शुरू करते हैं। जो कभी मिडाइवल इंडिया कहलाता था, अभी वो आधुनिक भारत बन चुका था। और इस समय शासक इतने कमजोर थे कि दरबार के अंदर गुटबंदी बन गई थी। कई सारे कुलीन तंत्र जो है अलग अलग दरबारी गुटों में बंट गए थे। कोई ईरानी गुट था, कोई तुरानी गुट था। तुरानी वो गुट था जो तुर्की का निवासी था। ईरानी वो गुट था जो मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे। हिंदुस्तानी गुट वो था जिसमें हिंदुस्तानी और अफगानिस्तानियों के सरदार उसमें शामिल थे। इस तरह से कई सारी स्थितियां जो है वो बनी थी। तो जो इस कमजोर शासकों के परिणाम निकले वो तो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। अब हम ये पढ़ेंगे इसमें कि इस समय शासक कौन कौन से हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात शुरू करने जा रहा हूं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अत्यंत कमजोर मुगल शासक हुए। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, साथ ही राज्य का विघटन भी हो गया, डिसइंटीग्रेशन भी हो गया। इससे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, और जब देखो एक साम्राज्य का पतन हो जाता है, एक राज्य का विघटन हो जाता है और कई सारे रीजनल पावर अस्तित्व में आते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? कहीं न कहीं एकता जो है वो विखंडित होती है। और जब एकता विखंडित होती है तो निश्चित तौर पे विदेशी शक्तियां हावी होती हैं, जिनको फायदा मिल जाता है। और यही कारण था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद स्थापित हो गया। ठीक है, उदय हुआ। एकता का अभाव रहा, जिससे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हो गई। इन्होंने तो क्या फायदा लिया था, इन्होंने तो क्या किया था, फायदा लिया था। क्योंकि जब भारतीय क्षेत्रीय शासक आपस में लड़े हुए थे कि मराठा और निजाम लड़े हुए थे, तो मराठों पे अटैक होता था तो निजाम शत्रु को सहायता देता था। तो ऐसी जो आपस में जो फूट थी उसका फायदा तो बाहरी लोग अक्सर लेते हैं, और यही हुआ था यहाँ पे। जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली बना रहा, 1707 तक मजाल है अंग्रेजों ने ऐसी सत्ता प्राप्ति का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन जैसे मुगल कमजोर हुए उस समय इन्होंने है वो एक प्रकार से अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, एकता का अभाव रहा, जिससे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। ठीक है, तो एक तो आपको ये बिंदु ध्यान रखना है, केंद्रीय शक्ति का पतन हो चुका था। केंद्रीय शक्ति का
पतन हो चुका था। ठीक है, सेंट्रल पावर अब रहा ही नहीं। एक बात तो ये, ठीक है। तो दूसरी बात क्या, देखो ये ऐसे परीक्षा में प्रश्न नहीं आते परंतु हमारी समझ को विकसित करते हैं। तो 1707 के बाद क्या स्थितियां बनी और इन स्थितियों की पृष्ठभूमि में कारण क्या थे। तो स्थितियां क्या बनी, तब हम ये कहते हैं कि ये स्थितियां बनी, साम्राज्य की पतन हुई, विघटन हो गया, क्षेत्रीय शक्तियां बन गई, ब्रिटिश उपनिवेशवाद आ गया, केंद्रीय शक्तियां खत्म हो गई। 1707 के बाद ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इनके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि शक्तिशाली मुगल शासक नहीं थे। शासक कैसे थे? कमजोर थे, और कमजोर शासक के कारण ही ये सब चीजें हैं वो हुई थी। और 1712 के बाद में जो मुगल दरबार में जो सरदार होते थे, जो अमीर वर्ग था, जो कुलीन तंत्र जैसे हम कहते हैं, वो सभी शक्तिशाली होना चाहते थे। वो चाहते थे कि क्योंकि जब केंद्रीय शक्तियां कमजोर हो, या यूं कहिए कि सम्राट खुद कमजोर हो, तो हर कोई उसके निकट जाना चाहता। वो चाहता है कि उसको अपने प्रभाव में ले लिया जाए तो वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो इस कारण क्या हुआ कि मुगल दरबार 3 गुटों में बंट गया था 1712 के बाद, है ना। जब तक बहादुर शाह था तब तक स्थितियां ठीक थी, और 1712 के बाद है वो स्वयं शक्ति प्राप्त करने के लिए राजपूत जो कुमार थे उनको कठपुतली बना बना के काम करने लगे। ठीक है, देखिए 1712 के बाद मुगल दरबार के सरदार या अमीर, या इसको आप कुलीन तंत्र लिख लो, स्वयं को शक्तिशाली बनाने की होड़ में लग गए। बनाने की होड़ में लग गए। और राजकुमारों को कठपुतली बनाकर उत्तराधिकारी युद्धों में भाग लेते थे, ताकि जैसे कोई राजकुमार शासक बनेगा तो वो अपने आप ही शक्तिशाली हो जाएगा। ये राजकुमारों को कठपुतली बनाकर आगे हम कई उदाहरण लिखेंगे इसके। उत्तराधिकारी युद्धों में भाग लेने लग गए। जिसके परिणाम स्वरूप मुगल दरबार में 3 प्रमुख गुट बन गए। ठीक है, 3 प्रमुख गुट बन गए। अब खास बात देखिए, ये जो गुट बने, ये गुट समान विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल थे। अभी गुट का आधार क्या था? कोई अगर गुट बना तो उस गुट में या तो पारिवारिक संबंध वाले लोग होते थे, या निजी मित्रता वाले लोग होते थे, या समान विचारधारा के लोग होते थे एक गुट में। वैसे भी आज भी वही बात है, उस समय भी वही बात थी। तो प्रत्येक गुट में समान विचारधारा अथवा पारिवारिक संबंध
अथवा निजी मित्रता के कुलीन शामिल रहते थे। ठीक है, तो यहाँ तो जो निजी मित्र होते थे वो गुट में रहते थे, या फैमिली रिलेशन के लोग गुट में रहते थे, एक ही फैमिली के 4-5 लोग उसमें शामिल आ जाते थे, सैयद बंधु थे, या सेम आइडियोलॉजी के जो लोग थे, समान विचारधारा रखते थे, वे लोग उसमें गुट में शामिल हो गए। इस तरह से मुगल दरबार पूरा का पूरा गुटबंदी का शिकार हो चुका था। अब मुगल गुटबंदियां हो गई तभी तो ये सारे घटनाक्रम हुए थे। ये घटनाक्रम क्यों हुए? तभी हुए कि सम्राट बादशाह कमज़ोर थे, और बादशाह कमज़ोर थे तो सीधी सी बात है कि ये सारी चीज़ें होनी थी। और बादशाह कमज़ोर क्यों थे? क्योंकि एक तो इतनी खतरनाक गुटबंदी हो गई थी, पता ही नहीं चलता था, कोई भी विश्वास के योग्य नहीं था। ठीक है, तो ये स्थितियां आ गई थी। अब 3 गुट कौन से बने? इस समय निम्न गुट बने। ठीक है, एक बना ईरानी गुट। ईरानी गुट में वो लोग होते थे जो जनरली ईरानी मूल के लोग थे, जो ईरान से संबंधित थे। दूसरा था तुरानी। तुरानी गुट में वो होते थे जो तुर्क से संबंधित थे, जो मूल रूप से मुगलों के खानदान से संबंधित थे। और तीसरा था आपके हिंदुस्तानी गुट। जिसमें ऐसे अमीर थे जो मूल रूप से भारत के रहने वाले थे। ठीक है, भारत के आते हैं जब हम सैयद बंधुओं का नाम लिखते हैं, है ना, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान सैयद बंधु, और फरूख शहर से लेकर लंबे समय तक ये प्रभाव में रहे थे। ठीक है, तो ईरानी गुट के अंदर क्या क्या हम लिखेंगे? तो देखो, ईरानी गुट में कौन थे? ये ईरानी मूल के शिया थे। शिया थे। ठीक है, और ये कौन थे? ये आपके तुर्की मूल के सुन्नी थे। सुन्नी थे। ठीक है, और ये भारत अफगानिस्तान के शिया सुन्नी दोनों ही होते थे। अफगानिस्तान के सरदार थे। ठीक है, तो तीनों ही आपके अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थे। अब अगर अपन ईरानी गुट की बात करें तो इसमें जो सबसे प्रभावी व्यक्ति था वो था आपके जुल्फिकार खान। एक मिनट, इसका बाप था असद खान, वो पहले लिख लेता हूं। असद खान वजीर रहा लंबे समय तक। असद खान एवं इसका पुत्र जुल्फिकार खान ठीक है, ये सबसे मेन था, जुल्फिकार खान और असद खान। ठीक है, तो एक तो इसका इसमें ये ध्यान रखना है। इसमें और कौन था? देखो, एक था आपके सादत खान, ये अवध वाला सादत खान, और इसका पूरा परिवार इसमें चला जाता था। अमीर इसहाक,
अमीर इसाक, और एक था आपके मोहम्मद शाह। ठीक है, इसमें कौन थे? इसमें गाजीउद्दीन, जिसे हम इमादुल मुल्क कहेंगे आगे। ठीक है, और था आपके चिनकिलिस खान, निजामुल मुल्क। ये इनकी उपाधियां रहती थी। और एक था आपके आसफ जा, फिरोज जंग, कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जो है वो आपके इस चिनकिलिस खान जो था निजामुल मुल्क, इसका यूं कहिए कि बेटा था। ठीक है, ये सारे के सारे लोग आपके इसमें चले जाते थे तुरानी गुट में। इन दोनों का स्पेशली ध्यान रखना, गाजीउद्दीन का, चिनकिलिस खान का, और बाकी फिरोज जंग का भी एक दो जगह कमरुद्दीन का भी नाम आएगा। ठीक है, अब भारत व अफगानिस्तान में थे, सबसे मेन नाम आता था सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था। ठीक है, इसमें थे हुसैन अली खान, सैयद हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। और एक थे आपके खान दौरा। ठीक है, इसमें मैं वही नाम लिखवा रहा हूं जो आगे हर जगह पे ये नाम आगे रिपीट होने वाले हैं। तो देखो, ये गुट बन गया था जिसमें ईरानी गुट, तुरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। ठीक है, तो इन गुटों का दिमाग में रखना। वैसे आगे हम जो शासकों के नाम पढ़ने वाले हैं, उन सारे शासकों के अंदर इन सब के नाम आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसकी टेबल अच्छी तरीके से बना लेना। ठीक है, अब ये दो बिंदु हो गए कि उत्तर मुगल कालीन शासकों में क्या कुछ था, गुट बन गए। और अब हम बात करेंगे इस समय यहाँ पे कि इस समय शासक कौन कौन से बने थे। ठीक है, तो इस समय के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो 1707 से 1857 के मध्य के मुगल शासक। अब मैं एक एक शासक को शुरू करूं, उससे पहले ये हमारे पास में फैमिली ट्री है ना, और शायद आपको नहीं दिखे क्योंकि कलर थोड़ा अलग टाइप का आ गया है। आप इसको पीपीटी में जूम करके देख लेना, और मैं चाहता हूँ आप शुरू करो उससे पहले इसको आप एक बार पूरा तालिका ऐसे कैसे बना देना, है ना, ताकि आपका मस्तिष्क में बड़ा माइंड मैप क्लियर रहे। मैं पहले समझा देता हूँ। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मोहम्मद, मुअज्जम, आजम, अकबर और कामबख्श। इसमें से आपको पता होगा कि मोहम्मद सुल्तान पहली मर गया था, अकबर द्वितीय। अकबर आपको पता है कि वहाँ चला गया था, द्वितीय था ये, वहाँ चला गया था, विद्रोह किए थे, फारस की साइड भाग गया था। और आजम जो है वो आपके जिंदा था, और कामबख्श जो है वो जिंदा था, लेकिन इसमें इतना कुछ था नहीं। और एक था मुअज्जम। मुअज्जम जो है ये बना शासक औरंगजेब के बाद। कौन बनता है? मुअज्जम शासक बनता है औरंगजेब के बाद। मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि ली थी, इसने शाह आलम फर्स्ट की भी उपाधि ली थी। मुअज्जम ने जाजुआ के युद्ध में आजम को हरा के मारा, और उसके बाद में हैदराबाद के निकट कामबख्श को मारा। ठीक है, इस तरह से मुअज्जम ने दोनों को खत्म करके, और 2 पहले मर गए थे, 2 जिंदा थे, दोनों को मार दिया, और उसके बाद इसने अपना शासन शुरू किया 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है, इस समय तक इन गुटों का इतना प्रभाव नहीं था, इसलिए हमने क्या लिखा है कि 1712 के बाद मुगल दरबार में गुट बने।
ठीक है, आगे देखिए। तो 1707 से लेकर 1712 के बीच में 5 वर्षों तक इसने शासन किया। इसे मुअज्जम कह सकते हो, बहादुर शाह फर्स्ट कह सकते हो, शाह आलम फर्स्ट कह सकते हो इसको। ठीक है, 12 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके 4 पुत्र थे, जहांदर शाह, अजीम, रफीउ कदर और अख्तर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। 1712 और 13 में जो शासक बना वो कौन बना? वो बना आपके जहांदर शाह। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि मुअज्जम के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद में जो उत्तराधिकारी बना वो था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर 1713 से लेकर 19 तक बना और फर्रुखसियर भी बहादुर शाह का पोता था, अजीम का बेटा था। ठीक है, जहांदर शाह के ये 4 भाई थे और जहांदर शाह ने इन तीनों को निपटा दिया था और फिर शासक बना था। फिर जहांदर शाह जब निपट गया तो इन तीनों के बेटे शासक बने। कैसे बने देखते जाइए। 1719 में जब इसकी मृत्यु हुई फर्रुखसियर की, इसको सैयद बंधुओं ने मारा था। उसके बाद में इन्होंने सैयद बंधुओं ने इन दोनों को बना दिया शासक। ठीक है, इन दोनों को शासक बना दिया, रफीउद्दौला और रफीउद्दरजात। रफीउद्दौला सबसे कम समय तक शासक रहा, मात्र 3 महीने और कुछ दिन रहा था। ये रफीउल कदर के बेटे थे। ठीक है, उसके बाद में रफीउल कदर को और अजीम को और अख्तर तीनों को तो इसने निपटा दिया था जहांदर शाह ने। फिर 1719 के बाद से लेकर 1948 तक मोहम्मद शाह रंगीला शासक बना। ठीक है, और ये अख्तर का बेटा था। ठीक है, और उसके बाद में कौन बना? मोहम्मद शाह बना, जो कि 1748 से 54 के बीच में रहा। अभी तक देखिए ये सारे के सारे पोते हैं किसके? बहादुर शाह फर्स्ट के पोते हैं। ठीक है, या फिर मुअज्जम कह दो। 1754 में वापस बनता है आलमगीर द्वितीय। कौन बनता है? आलमगीर द्वितीय बनता है और आलमगीर जहांदर शाह का बेटा था। ठीक है, उसके बाद में देखो इनकी तो पीढ़ियां खत्म हो गई। फिर आपके एक एक आगे है वो, फिर शाह आलम द्वितीय बना, उसके बाद में अकबर द्वितीय बना और जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, और लास्ट में बना बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम जफर कहते हैं। 1862 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 शासक बने। ठीक है, मैं इनके आगे नामकरण कर दे नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 और आपके 11 शासक बने। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके कोई परिवार से नहीं बना हो, है ना, सब बन गए थे। और आप ऐसे समझिए कि 1759 तक तो बहादुर शाह के पोते ही बने हैं, फिर उसके बाद में 3 शासक ही बने। तो इसको आप एक पूरा परफॉर्मा बना देना पहले ही, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो न आए। ज़रूरी है क्योंकि आगे हर जगह ये काम आने वाला है। इन सारों की जो जानकारी है इस पूरे पीरियड की, वो जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है विलियम इरविन की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसने क्या लिखा था? लेटर मुगल लिखी थी। ठीक है, और बहुत तरीके से लिखी थी। फिर इसका जदुनाथ सरकार ने इसका अनुवाद किया है वापस, 2 वॉल्यूम है इसके। तो आप इसको भी दिमाग में रखना कि लेटर मुगल जो है वो एक जानकारी का एक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, विलियम इरविन ने लिखा था इसको। इसने हिस्टोरी डी मोगोर, आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल किताब जो है वो इनके भी अनुवाद किए थे। तो विलियम इरविन ने लेटर मुगल पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में जो हमें इसकी पूरी जानकारियां हैं वो प्राप्त होती है। ठीक है, अब इस बात को मैं क्या करता हूँ, एक बिंदु यहाँ लिख लेता हूँ और फिर वो फोटो हटा देता हूँ। ठीक है, विलियम इरविन की
लेटर मुगल पुस्तक से इस काल की जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी डाल देना और इसको तो हम हटा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं एक एक शासक के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहला जो शासक आएगा वो आएगा आपके बहादुर शाह फर्स्ट, जिसे हम मुअज्जम या शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इन चार जो स्लाइड थी ऊपर की, इनमें हमने थोड़ा परिचय कर लिया और अब हम ये देखेंगे कि ये जो घटनाएं हुई हैं, तीनों जो कार्य हुए हैं, तो इस पूरी 150 साल की अवधि में मुगल शासक कौन कौन से रहे थे। ठीक है ना, कौन से मुगल शासक रहे और उनके समय में कोई मोटी मोटी गतिविधियों के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बहादुर शाह पे आते हैं। ये मैप है जिसको अपन आगे समझेंगे। बहादुर शाह फर्स्ट भी कहते हैं इसको हम मुअज्जम भी नाम देते हैं और शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं। और इसका जो शासनकाल रहा वो 1707 से लेकर 12 तक रहा। ठीक है, आप ये तीनों बिंदु याद रखना, क्योंकि कई बार पूछते हैं मुअज्जम का, शाह आलम का, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन तीनों का आप दिमाग में रखना। अब देखिए, अब मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये नवाब बाई की गर्भ से हुआ था, औरंगजेब की 5 संतानों में से एक था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 संतानें उसकी जिंदा थी। कितनी? 3 जिंदा थी। एक आजम, एक कामबख्श, एक आपके मुअज्जम। बाकी देखो 1704 में और 1676 में 2 तो दिन की तो डेथ हो गई थी। अच्छा, ये जो सन लिखे हुए ना, ये कोई इधर उधर हो जाए तो आप टेंशन मत लेना, सन हो सकता है यहाँ गलत हो, मैं आगे लिखूंगा वो प्रमाणिक रहेगा। ठीक है, तो 3 पुत्र थे जिंदा अकबर के, औरंगजेब के। उनमें से 2 को उसने एक जाजुआ के युद्ध में और एक को हैदराबाद के युद्ध में हरा दे के मार दिया और फिर खुद है वो शासक बन गया था। ठीक है, इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखना। तो मैं अब इस बात को शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो औरंगजेब की नवाब बाई की गर्भ से इसका जन्म हुआ था। जब ये शासक बना 1707 में, उससे पहले ये जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तर पश्चिम में तैनात था। ठीक है, और ये दिल्ली आता है और उसी समय उस जगह पे उसने अपना राज्याभिषेक कर दिया था। उस समय इसकी उम्र 63 ईयर्स थी, 63 वर्ष इसकी उम्र थी। ठीक है, और जब 63 वर्ष की अवस्था में शासक बना तो इसने है वो सबसे पहले अपने भाई आजम को कहा था कि अपन है वो साम्राज्य का विभाजन कर लेते हैं, थोड़ा सा तू तेरे पास रख लेना, कुछ मैं रख लूंगा। लेकिन आजम ने क्या कहा? आजम ने ये कहा, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ये तो ठीक था, दक्कन में बैठा था। आजम ने ये कहा कि एक चादर में 10 गरीब रह सकते हैं, लेकिन एक साम्राज्य में 2 सुल्तान नहीं रह सकते। उसके बाद युद्ध अवश्यंभावी हो गया और उत्तराधिकारी युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकारी युद्ध में 2 युद्ध लड़े गए। एक जाजुआ का युद्ध लड़ा गया आगरा के पास में, और एक हैदराबाद का युद्ध लड़ा गया। जाजुआ में आजम और उसके 2 बेटों को मार दिया गया और हैदराबाद के युद्ध में कामबख्श को मार दिया गया। इस तरह से, ठीक है, ये मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, आप है वो लिख लेना है ना इसको। इस तरह से आपके ये शासक बन गया। फिर इसकी क्या पॉलिसी रही वो पढ़ेंगे, फिर हम जहांगीर शाह पे आएंगे। ठीक है, एक एक को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात 1643 में नवाब बाई
कि गर्भ से इसका जन्म हुआ। ठीक है, अब ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नवाबाई वगैरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। औरंगजेब की मृत्यु के समय यह मुअज़्ज़म उत्तर पश्चिम में तैनात था। उत्तर पश्चिम सीमा पर तैनात था, मतलब गवर्नर था उस समय। ठीक है, 1707 में लाहौर के शाहदरा नामक स्थान था, तो शाहदरा लिख लेता हूं। मैं स्वयं को सम्राट घोषित किया। इस समय इसकी आयु 63 वर्ष थी। तिरसठ हो गया ना। 57 और 7, 63-64 वर्षों आयु वर्ष थी। ठीक है, और सैयद की उपाधि लेने वाला ये एकमात्र मुगल शासक था। किसकी उपाधि ली थी? सैयद की। ये एकमात्र मुगल शासक था। बाकी सैयद की उपाधि किसी ने नहीं ली। सैयद की उपाधि का सेंस ये था कि जो अपने आप को सीधा मोहम्मद साहब से जोड़ते थे वो सैयद कहलाए थे, है ना। तो इसने है वो सैयद की उपाधि ली। 63 वर्ष की उम्र में मुअज़्ज़म जो है वो आपके औरंगजेब का क्या बना? उत्तराधिकारी बना था। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये तो दूसरी पहली बात होगी। दूसरी बात हम ये ध्यान रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय इसके टोटल 2 भाई जिंदा थे, एक आजम और एक कामबख्श। ठीक है, हालांकि इसने प्रयास किया था कि राज्य बांट के सेटलमेंट किया जाए, लेकिन आजम माना नहीं। तब 2 युद्ध हुए और युद्धों के बाद दोनों की मृत्यु होगी, फिर ये विधिवत रूप से शासन करना शुरू करता है। ठीक है, ये बात मैं अभी यहाँ लिखूंगा। मृत्यु के समय ठीक है, मुअज़्ज़म के अलावा 2 भाई इसके जिंदा थे। और सीधी सी बात है, जब 2 भाई जिंदा थे और मानने के लिए रेडी नहीं थे, तो आप मान के चलिए कि जो है वो आपकी युद्ध तय था। 2 भाई जिंदा थे, एक आजम ये उस समय गुजरात में था, और एक आपके कामबख्श।
ये कामबख्श उस समय बीजापुर में था। कामबख्श ये कहाँ था? बीजापुर में था। ठीक है। अब मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि जाजुआ का युद्ध कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुअज्जम ने आजम को साम्राज्य विभाजन का प्रस्ताव दिया था। विभाजन का प्रस्ताव दिया था, मगर आजम ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया अस्वीकार किया कि एक चादर में 10 गरीब सो सकते हैं। सो सकते हैं, मगर एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं हो सकते। दो बादशाह नहीं रह सकते। ठीक है। एक सल्तनत में एक चादर में 10 गरीब रह सकते हैं, मगर एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, यह उत्तराधिकारी युद्ध का कारण बना। ठीक है। प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। ठीक है। इसमें निम्न युद्ध लड़े गए। ठीक है। अब उत्तराधिकारी युद्ध होगा तो सीधी सी बात है, निम्न युद्ध लड़े गए, और बहुत अधिक नहीं, 2 युद्ध है वो लड़े थे। ठीक है। अब 2 युद्ध कौन से? अब देखो, उत्तराधिकारी युद्ध में 2 युद्ध कौन से लड़े गए, मैं आपको एक एक के बारे में बता देता हूं। जाजवा युद्ध, ठीक है, 1707 में। मैं साल साथ में देख रहा हूं ताकि कहीं गलती हो तो मैं यहीं अभी ठीक कर दूं। और दूसरा जो था वो था आपके हैदराबाद युद्ध, 1708 में। ठीक है। अब ये जो लड़ा गया ये युद्ध जाजवा का, ये मुअज्जम वर्सेस आजम, आगरा के निकट। ठीक है। तो दोनों बातें लिख लेते हैं। कहाँ पे है? पहली बात तो ये, तो आप कहोगे जाजवा नहीं, सॉरी, ज़ाऊ, सॉरी, नाम थोड़ा सा गलत चला गया है। ज़ाऊ। ठीक है। आगरा के निकट।
किसके बीच में हुआ, तब आप क्या कहोगे, एक तरफ आजम और वर्सेस मुअज्जम। ठीक है। अब हुआ क्या इसमें, इसमें आपके ये जून 1707 में होता है, जून की 18 तारीख थी और 1707 में हुआ, और इस युद्ध के अंदर आजम मारा गया। आजम व इसके दोनों पुत्र बीदर व वलाजा मारे गए। ठीक है। असद खान ने इसमें है वो औरंगजेब का जो वजीर था, वो इसका समर्थन किया था बहादुर शाह का। मुअज्जम का समर्थन किसने किया था, असद खान ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना। समर्थन असद खान ने। असद खान कौन था, औरंगजेब का वजीर था। ने किया था। ठीक है, ये ज़ज़ाऊ का युद्ध। ये है ना 1708। ये हटा देना आप, क्योंकि ये 1709 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये हैदराबाद भी है, तो हैदराबाद में युद्ध हुआ। ये कब हुआ, जनवरी 1709 में। कई जगह 8 भी लिखा हुआ है। किसके बीच में हुआ, तो एक तरफ था मुअज्जम वर्सेस कामबख्श। ठीक है, और परिणाम क्या निकला, कामबख्श मारा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो कामबख्श भी मर गया और आजम भी मर गया। ठीक है, तो अब बहादुर शाह प्रथम कहो या आप इसको मुअज्जम कहो, इसके सामने कोई चुनौती शेष नहीं बची, और एक प्रकार से यूं कहिए कि क्लियर कट तरीके से वो शासक बन गया था। ठीक है, अब बहादुर शाह जब शासक बना, तो अब सीधी सी बात है कि ब्रिटिशर्स के प्रति इसकी क्या नीति रहेगी, कोई नीति नहीं थी उस समय। अब बात आती है, ये तो कुछ नहीं है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब भारतीय देशी राज्यों के प्रति उसकी क्या नीति रही, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आता हूं अगले बिंदु पे कि भारतीय राज्यों के प्रति इसकी नीति क्या रही। ठीक है, आप इसको लिख लेना। बहादुर शाह प्रथम की देशी राज्यों के प्रति, या आप उसको क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नीति भी कह सकते हैं कि प्रति नीति। ठीक है, तो इनके प्रति क्या नीति रही, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले राजपुताना। ठीक है, तो राजपुताना के प्रति क्या नीति रही, तो पहले तो ये देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा
देखेंगे कि बुंदेलों के जो छत्रसाल था उसका इसके साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा, और जाट चूड़ामन इसके साथ में था। सिखों की अगर बात करें तो माधवदास वैरागी या बंदा बहादुर जिसे हम कहते हैं, उसको पराजित किया था, लेकिन लोहागढ़ वापस भी ले लिया था बहुत जल्द। साहू को, मराठा राज्य के साहू को रिलीज़ किया था जेल से, उसको चौथ की अनुमति, सरदेश की अनुमति दी थी, चौथ की अनुमति नहीं दी थी। फिर साहू और ताराबाई लड़ते रहे, मैंने मराठा में पढ़ा दिया आपको। और ब्रिटिशर्स की बात करें तो एक डच मिशनरीज के रूप में इनके दरबार में आए थे। तो 3-4 बिंदु है, ज़्यादा वैसे है नहीं। जहाँ तक राजपूताना की बात है तो आप इसको यूँ समझिए कि राजपूताना में उस समय मारवाड़ के अंदर अजीत सिंह का शासन था, मेवाड़ में उस समय अमर सिंह द्वितीय का शासन था, और जयपुर की गद्दी पर उत्तराधिकारी विवाद चल रहा था जय सिंह और विजय सिंह के बीच में। बहादुर शाह ने विजय सिंह को वहाँ शासक बना रखा था ऑलरेडी, ठीक है। अब जय सिंह उसके विरुद्ध था विजय सिंह के। तो जब बहादुर शाह मुअज़्ज़म जैसे हम कहते हैं, ये जब काम बख्श के विरुद्ध अभियान के लिए 1708 में निकलता है, युद्ध 9 में हुआ था जनवरी में, लेकिन अभियान 8 में शुरू हो गया था, क्योंकि जनवरी में युद्ध हुआ तो वहाँ तक जाते जाते 4-5 महीने तो लग ही जाते थे। तो जब बहादुर शाह काम बख्श के विरुद्ध अभियान को लिए निकला, तब पीछे राजपूताना में जोधपुर, जयपुर और मेवाड़, इन तीनों ने एक गठबंधन किया। जोधपुर के अंदर इस गठबंधन में शामिल थे दुर्गादास और इसको अजीत सिंह। मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह थे, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, और जयपुर की तरफ से जय सिंह थे। इन तीनों ने गठबंधन किया और ये प्रण लिया कि अब हम मुगलों से लड़ेंगे, क्योंकि मुगलों में उस समय दम रहा नहीं था, तो अब हम लड़ देंगे। तो इस तरह से किया, और इन्होंने सबसे पहले जोधपुर के अंदर मुगल किलेदार को वहाँ से बाहर भगाया, और जयपुर के अंदर जो विजय सिंह को शासक बनाया था बहादुर शाह ने, उसको हटा के और जय सिंह ने गद्दी ले ली। फिर जब ये सारी चीज़ें बिगड़ती देखी तो बाद में 1710 के अंदर बहादुर शाह ने राजपूताना के इन शासकों के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हुए इनके साथ में समझौते कर लिए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछते भी हैं राजस्थान की जीके में कि बहादुर शाह ने किसको जयपुर का शासक बनाया था, या जयपुर का शासक विजय सिंह को किसने बनाया था। तो इस टाइप से उल्टा सीधा प्रश्न किया जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला बिंदु लिखेंगे कि जब है वो देखो, अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा। पहला बिंदु तो ये लिखूँगा कि राजपूताना के साथ में क्या संबंध रहे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि हाँ, इस एक चीज़ और रह गई, मेड़ता के आसपास अजीत सिंह को पराजित भी किया था, लेकिन वापस सुलह हो गई थी। फिर अजीत सिंह को 3000 का मनसब और राजा की उपाधि भी दे दी थी इसने, ये भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला बिंदु कि मेवाड़ के निकट अजीत सिंह को पराजित किया, मगर सुलह हुई अजीत सिंह को 3000 का मनसब व राजा की उपाधि दी। ठीक है। और राजपूताना का कोई भी बिंदु आएगा तो हमें उसको थोड़ा सा विशेष भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम राजस्थान में हैं और राजस्थान का पॉइंट जब भी आएगा तो थोड़ा सा विशिष्ट तौर पे पूछने की संभावनाएं जो है वो आपकी रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, एक बात। दूसरी बात, 3000 नहीं है, ये 3500 है, ठीक है, 3500 का मनसब था।
जब एक और जयपुर में जो उत्तराधिकारी विवाद हो रहा था, जयपुर के उत्तराधिकारी विवाद में हस्तक्षेप किया। विवाद में हस्तक्षेप किया। ठीक है। और विजय सिंह को शासक बनाया, जयपुर का शासक बनाया। ठीक है। अब देखो आप, विजय सिंह को जयपुर का शासक बनाया और ये जयपुर का उत्तराधिकारी विवाद था। दो हस्तक्षेप हो गए। देखो, मेवाड़ के विरुद्ध भी हो गया और जयपुर के विरुद्ध भी हो गया। तब इन राजपूतों ने प्लान किया कि हम है वो क्या करते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं। ठीक है। और इस गठबंधन के तहत हम क्या करेंगे कि तीनों मिलकर मुगलों के विरुद्ध लड़ेंगे, ताकि इस प्रकार से मुगल हमारे मामले में हस्तक्षेप न करें। ठीक है। ये करने हेतु इन्होंने गठबंधन बनाया तीनों ने मिलके। और फिर क्या हुआ, इस गठबंधन के बाद स्थिति ये आई कि बहादुर शाह ने इन तीनों के साथ में समझौता कर लिया कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम लिखते हैं इस बात को आगे। जब बहादुर शाह कामबख्श के विरुद्ध अभियान पर गया, तब पीछे 1708 में जोधपुर का शासक कौन, अजीत सिंह, साथ में कौन, दुर्गादास राठौड़। जोधपुर, जयपुर में कौन, जय सिंह, जो कि आपके विजय सिंह के खिलाफ था। और मेवाड़ में कौन, अमर सिंह द्वितीय। ठीक है। तो इन तीनों ने क्या किया, तब पीछे है वो राजपूताना में जयपुर, जोधपुर और मेवाड़, ये तीनों सबसे बड़े क्षेत्र उस समय यही थे, ने मुगलों के विरुद्ध गठबंधन बनाया। ठीक है। मुगलों के विरुद्ध क्या बना दिया, गठबंधन बनाया। और इन्होंने दो काम किए, एक तो जोधपुर के किलेदार को बाहर निकाला और फिर दूसरा काम क्या किया, आमेर की जो गद्दी थी उस पर किसको बिठाया, उस पे है वो जय सिंह को बिठाया। विजय सिंह को हटा के जय सिंह को है वो आमेर की गद्दी पे बिठाया। और फिर बहादुर शाह ने 1710 में इनके साथ में एग्रीमेंट किया। ठीक है। जिसने जोधपुर के मुगल किलेदार को हटाया, जिसने मतलब इस गठबंधन ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किलेदार को हटाया, तथा ये महत्वपूर्ण है, तथा आमेर की गद्दी पर
जय सिंह को पदस्थापित किया। ठीक है, किसको हटा के? विजय सिंह को हटा के। विजय सिंह को किसने बिठाया था? राजपूताना के इसके बहादुर शाह ने बिठाया था। ठीक है, पिछले फर्स्ट ग्रेड में शायद इसका एक प्रश्न भी था, जहां तक मुझे याद है। आप देख लेना एक बार। ठीक है, और आखिरी बिंदु हम इसमें क्या लिखेंगे कि जून 1710 में राजपूत मुगल समझौता हो गया। ठीक है, तो बस ये समस्या आई थी। तो आप ध्यान रखना इसका कि राजपूताना के साथ में बहादुर शाह के क्या संबंध रहे थे। ये राजस्थान के जीके के एंगल से भी पूछा जा सकता है और उत्तर मुगल पीरियड के संबंध में भी पूछा जा सकता है। तो कहीं से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया राजपूताना के साथ में क्या संबंध रहे। उसके बाद में देखते हैं कि मराठों के साथ में क्या संबंध रहे। तीन हमें मेन ध्यान रखना है, राजपूताना, मराठे और इसके साथ में सिखों के साथ में इसका संबंध रहा। बाकी किसी के साथ में कोई विशिष्ट संबंध है वो नहीं रहे थे। ठीक है, तो 2-3 याद कर लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो दूसरे बिंदु पे आते हैं। राजपूताना के बाद में हम लिखते हैं मराठों के साथ में क्या संबंध रहा। से संबंध। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इस समय आपको पता होगा कि एक व्यक्ति इनकी कैद में था, वो था शिवाजी का पौत्र साहू। ठीक है, और शिवाजी का पौत्र साहू कैद में था और इस जुल्फिकार खान ने ये कहा था, जो कि ईरानी गुट का था, इसने सुझाव दिया था कि इसको कैद से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, तो जुल्फिकार खान होगा, खैर जो भी है, ये जुल्फिकार, आप ऐसे कांट साट कॉपी में करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसके सुझाव पे साहू को कैद से मुक्त किया और महाराष्ट्र जाने की अनुमति दी। ठीक है, साहू महाराष्ट्र गया, उसको कहा गया कि एक सरदेश मुख के रूप में आप टैक्स ले सकते हो। सरदेश मुख का मतलब होता है एक सामंत टाइप, है ना, राजा नहीं, लेकिन चौथ वसूल नहीं सकते। चौथ वही वसूलता है जो शासक होता था। मैंने चौथ और सरदेश मुख की ठीक तरीके से आपको समझा रखा है मराठों के अंदर। इस अनुमति के साथ में इसको भेज दिया साहू को, और फिर साहू को राजा न मानकर इसने क्या काम किया कि दक्षिण में जब इसको चौथ का अधिकार नहीं दिया साहू को, तो दक्षिण में साहू को एज ए शासक स्वीकार नहीं किया। फिर साहू और ताराबाई के बीच में संघर्ष शुरू हुआ और दक्षिण में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। ये इसका गलत डिसीजन था। इसके बाद आगे का जो शासक आएगा वो फिर चौथ और सरदेशमुखी दोनों का अधिकार देके और साहू को शासक स्वीकार करेगा। मतलब मुगल जो पेशवा है, जो छत्रपति, उसको शासक स्वीकार करेगा, तब जाके ये शांति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जुल्फिकार खान के एक प्रस्ताव पर ये सब निर्णय जो है वो लिए गए थे। तो यहाँ मैं पहला बिंदु ये लिखूंगा, सुझाव पर शिवाजी के पौत्र। अब देखो ये ऐसी बातें हैं जो हमने पहले ऑलरेडी कहीं कहीं पढ़ रखी है। ठीक है,
अब ये बिंदु मैंने मराठों में आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। शिवाजी के पौत्र साहू को कैद से रिहा किया, ठीक है, रिहा किया। साथ ही महाराष्ट्र जाने की अनुमति दी। ठीक है, अब देखो साहू महाराष्ट्र आ गया। अब देखो दूसरा बिंदु, जब ये महाराष्ट्र आया तो वहां पे ताराबाई ऑलरेडी थी। मैं ये इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। इसको चौथ का अधिकार नहीं दिया बल्कि सरदेशमुखी का अधिकार दिया, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उसको साहू को सम्राट शासक स्वीकार करके नहीं भेजा था, इसलिए दक्षिण में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। साहू को सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार दिया, मगर चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। अर्थात शासक नहीं माना। ठीक है, शासक नहीं माना। इस कारण साहू व ताराबाई के मध्य संघर्ष चलता रहा, जिसका विवरण हमें वो पेशवाओं के इतिहास में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये एक गलत डिसीजन आप कह सकते हो या अदूरदर्शी नीति कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर ये कर दिया जाता तो ताराबाई और साहू के बीच में यूं कहिए कि इस प्रकार की कोई टक्कर जो है वो नहीं होती, इस प्रकार की कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि दक्षिण में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, ठीक है। इस निर्णय से दक्षिण में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना मराठों से संबंध। उसके बाद मैंने कहा सिखों से संबंध। 3 बिंदु ही हमें मस्तिष्क में रखने हैं। सिखों से संबंध। ठीक है, अब इस समय आपके बंदा बहादुर था, माधोदास वैरागी जिनका नाम था। तो बंदा बहादुर ने सरहिंद के युद्ध को जीतने के बाद में गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। और फिर बहादुर शाह ने जाट नेता चूड़ामन की सहायता से बंदा बहादुर को पराजित किया और ये आसपास का क्षेत्र जो है वो लाहौर में पराजित किया था, क्षेत्र छीन लिए गए, लेकिन बाद में वापस है वो इन्होंने अर्जित कर लिए थे सारे क्षेत्र। और ठीक है, बस इतना ही सा रहा था, ज़्यादा कुछ रहा नहीं। बाकी सिखों का इतिहास हम अलग से पढ़ेंगे, कोर्स में मैं देखूंगा अगर हुआ तो उसको अलग से लिया जाएगा। तो फिर गुरु नानक देव से लेकर और पूरा आगे आएगा, ठीक है। वैसे आंग्ल सिख संघर्ष तो मैंने वैसे ही पढ़ा रखा है, और इस संघर्ष से पहले का जो सिख था
धर्म का, वो आगे में उसको अलग से पूरा का पूरा धर्म का रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा। सरहिंद विजय के बाद बंदा बहादुर का मैं बहुत डिटेल से आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी इतना ही बताऊंगा। गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, चूड़ामन की सहायता से लाहौर के निकट बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को पराजित भी किया था। ठीक है, फिर बाद में है वो बंदा बहादुर ने वापस अपने जो क्षेत्र थे लोहागढ़ वगैरह वो वापस भी ले लिए थे, और इसने गुरु गोविंद सिंह को मनसब भी दिया था, है ना। तो इसका है वो ध्यान रखना है। वापस दिया, को मनसब दिया था। ठीक है, बंदा बहादुर के बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, इनको नांदेड़ में इनका आश्रम था, माधोदास वैरागी इनका नाम था। नांदेड़ में आश्रम था और माधोदास इनका मूल नाम था। ठीक है, बंदा बहादुर कहते थे। ये सिखों से संबंध आ गया। ठीक है, अब कुछ अन्य करके लिख लेते हैं, फिर बस 3 बिंदु हमने ले लिए थे, अब अन्य करके और कुछ शेष रह गए हैं वो ले लेते हैं। जैसे 17 साल बुंदेला से इनके ठीक संबंध थे, है ना। बुंदेला 17 साल स्वामी भक्त बना रहा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। चूड़ामन वाला तो हो गया जिसने बंदा बहादुर के विरुद्ध दी थी। ठीक है, 1711-12 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत बनकर जॉन जोशुआ कैटलॉर आया था इसके दरबार में। 1711-12 में डच कंपनी का दूत जोशुआ कैटलॉर बहादुर शाह के
दरबार में आया था। ठीक है, ये पूछते हैं कि जेसुआ कैटलर कब किसके दरबार में आया था। और जो ये बाद में है वो सूरत फैक्ट्री का डायरेक्टर भी रहा था ये। लगभग 15 के आसपास, 12 के बाद में ये रहा था वहाँ पे। ठीक है, इसने फिर 15-16 के आसपास ही वापस गया था। 15-16 के आसपास इसने एक हिंदुस्तानी ग्रामर किताब भी लिखी थी लखनऊ में। हिंदुस्तान ग्रामर लिखा था। और जब 1716 में जब ये वापस गया तो फिर ये उस समय रास्ते में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जूलियन ने इसका स्वागत किया था, पुर्तगाली स्त्री, जिसे बीबी फिदवा की उपाधि है वो दी जाती थी। ने इसका दरबार में क्या किया था, स्वागत किया था। ठीक है, और 1716 में इसकी मृत्यु हुई। मध्य रास्ते में मृत्यु। ठीक है, तो जेसुआ कैटलर हो गया, जॉन जेसुआ कैटलर 1112 में। बुंदेलों के विरुद्ध बात आ गई। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम अंत में आते हैं, इसका थोड़ा मूल्यांकन कर लेते हैं और फिर हमारा ये पहला शासक जो है बहादुर शाह पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा मूल्यांकन करना जरूरी है क्योंकि कुछ बिंदु छूट गए हैं, वो यहाँ लिखेंगे। जैसे खफी खान ने इसको शाह ए बेखबर कहा था, और कुछ इतिहासकारों ने ये कहा था कि अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। असद खान अभी भी वजीर पद पे बना रहा। तो ये कुछ 2-4 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि इसमें ऐड कर देता हूं, फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, प्रशासन के अंदर अव्यवस्था लगातार बनी रही थी। ठीक है ना, प्रशासन में अव्यवस्था बनी रही। असद खान और मुनीम खान है वो वजीर रहे इस समय, काफी अनुभवी थे। ठीक है, प्रशासन का सारा काम यही देखते थे, असद खान और मुनीम खान देखते थे। ठीक है, संपूर्ण प्रशासन वजीर देखता था। कौन देखता था? वजीर देखता था। इसलिए खफी खान ने इसको शाह ए बेखबर कहा था कि ऐसे सुल्तान हैं जो खुद बेखबर है, इनको कुछ नहीं पता प्रशासन में क्या चल रहा है। ठीक है, इस कारण ये कई बार आता है कि शाह ए बेखबर किसको कहा जाता है। इस कारण खफी खान की पुस्तक मैंने बता दी आपको, मुंतखबाब उल लुबाब, कई जगह लिखवाई है पहले। खफी खान ने बहादुर शाह को
शाह ए बेखबर कहा था। क्या कहा था? शाह ए बेखबर कहा था। किसने? खफी खान ने कहा था, क्योंकि प्रशासन पर ये बिल्कुल इसने ध्यान नहीं दिया और प्रशासन संभालने की जो जिम्मेदारी थी ये 2 वजीरों के पास में उस समय थी। ठीक है। इसके अलावा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। इस कारण उदार शासक कहते हैं। इस कारण हालांकि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तो आरोप लगाते हैं कि जजिया भी बना रहने दिया, बड़ा धार्मिक सहिष्णु शासक था। तो इस कारण उदार व सहिष्णु माना जाता है। ठीक है। लेकिन A.L. श्रीवास्तव का स्टेटमेंट क्या कहता है? वो कहता है कि जजिया रहने दिया और हिंदुओं को उच्च पद पे स्थापित नहीं किया, इसलिए ये धार्मिक असहिष्णु शासक था। ठीक है। इस जगह ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया लगा कर रखा या बनाए रखा, हिंदुओं को उच्च पद नहीं दिए, इस कारण ये धार्मिक असहिष्णु था। ये कौन कहता है? A.L. श्रीवास्तव। ठीक है। तो दोनों पक्ष होते हैं हर बात के। पहला पक्ष ये था कि गो हत्या पे प्रतिबंध लगा, इसलिए उसको उदार व सहिष्णु माना, लेकिन जजिया वगैरह लगा, हिंदुओं को पद नहीं दिए, इस बेस पे इनको है वो इस प्रकार का शासक कहा था। कैसा? धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक है वो माना गया था। ठीक है। अब इनके बारे में सिडनी ओवेन क्या लिखते हैं कि ये अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता था। यह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता था। किसने कहा है? सिडनी ओवेन ने। ठीक है। इसके बाद में तो ऐसा कोई शासक हुआ ही नहीं जिसके बारे में कुछ लिखे हम। और ये स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में कहा गया है। इसको इस टाइप से है वो प्रश्न को पूछने का तरीका रहता है। ठीक है। और फरवरी 1712 में इसकी डेथ हो गई। 12 में मृत्यु हुई और औरंगजेब की मस्जिद आंगन में उसको कुतुबुद्दीन काकी के मकबरे के निकट दफना दिया गया। के निकट दफना दिया गया। के निकट तकरीबन 1 माह बाद दफनाया था इसको।
ठीक है, ये औरंगजेब की मस्जिद है और है कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, 1 माह तक तो इसकी लाश को ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, क्योंकि इसकी मृत्यु से पहले ही इसके चारों पुत्र आपस में लड़ बैठे थे। ठीक है, तो ये था हमारे बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह फर्स्ट। अब क्या हुआ, ये तो इसका काम तो पूरा हो गया। अब है ये 4 बेटे, जहांगीर शाह, अजीम उस्सान, रफीक उल कद्र और अख्तर। ठीक है, इन तीनों की हत्या करके और जहांगीर शाह बनने वाला है। फिर जुल्फिकार खान जो है वो इसको हटा के सैयद बंधु इसको हटा के और फर्रुखसियर को शासक बनाएगा। तो अभी हमारा नंबर लगेगा जहांगीर शाह के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जहांगीर शाह और इनके ऊपर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में ये 3-4 शासक ले लिए जाएं, तो उसके बाद आगे एक शासक और आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।